वो छोटी बच्ची जिसका बलात्कार हो गया 2 साल 3 साल 4 साल की बच्ची का, कि माँ बाप उसके पास नहीं है, उसकी मल्टीपल सर्जरी, उसको पता ही नहीं उसके साथ हुआ क्या है। बहाने से दोस्तों ने, जो 19 साल की बच्ची है, उसके मेल फ्रेंड्स ने उन्हें दोनों को बुलाया कहीं और दोनों के साथ गैंग रेप किया। नाड़ा खींचना, उसकी छाती को छूना, ये रेप के अटेम्प्ट की श्रेणी में नहीं आता। जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है रेपिस्ट को, दे डेफिनेटली एग्जीक्यूट इट। 99% जो नेता हैं वो फेवर करते हैं रेपिस्ट को। खुद ही इतने बलात्कारी बैठे हैं हर जगह, पर उनको तो मेरा शत शत नमन है। मुझे विक्टिम परिवार ने बोला कि हमें बहुत तंग करते हैं, बात नहीं करता कोई हमसे गांव में। उन्हीं की बेटे के साथ गैंग रेप हुआ और उन्हीं के साथ कोई बात नहीं कर रहा गांव में, उन्हीं को बैकआउट कर दिया। अरे वो जाती थी जब बस स्टॉप पे, तो वो इन लड़कों से आंख मिलाती थी। एनिमल फिल्म लोग या बहुत सारी कबीर सिंह जैसी फिल्में ले लो, इनको तो पैसे से मतलब है। डू यू थिंक दे डू सोशल वर्क? थिंग्स आर चेंजिंग। अब women are not going to take it any further because they genuinely have suffered. We have genuinely have suffered a lot. आज बजरबट्टू दुनिया के पॉडकास्ट लिमिटलेस की हमारी गेस्ट एक जानी मानी एंटी रेप एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाने को ही अपनी जीवन का उद्देश्य बना लिया है। वो पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया यानी PARI की संस्थापक हैं और कई सालों से रेप विक्टिम्स को न्याय, काउंसलिंग और कानूनी सहायता दिलाने के लिए ग्रास रूट पर काम कर रही हैं। योगिता, स्वागत है आपका। Thank you so much. एंड सबसे पहले हमको बताइए कि जब आप कहते हैं कि एंटी रेप एक्टिविज्म, इसके परव्यू में क्या क्या आता है? देखिए, एंटी तो हम सभी होने चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा शब्द है जो खाली शब्द नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी डार्कनेस है। और रेप जब हम बात करते हैं, कहने में कह दिया कि रेप है या बलात्कार है, बट ये तो एक शब्द नहीं है, इसके बियॉन्ड भी हमें जाना पड़ेगा कि जिसके साथ ये होता है उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और अगर बात बोलूँ, खाली रेप की बात नहीं है, अगर आपने किसी को छू भी दिया, अगर मुझे भी बचपन में या कभी कुछ साल पहले किसी ने छुआ बुरी तरह से, तो वो छुआ भी याद रहता है। आप सोचिए जिसके साथ बलात्कार हुआ होगा उसकी क्या ज़िंदगी है। और क्योंकि इसी तरह के विक्टिम्स के साथ मेरा काम है, तो इसके प्रीव्यू में ये आता है कि पहली बात तो ये हो ना, दैट्स वाई हमने उसको परी नाम दिया, पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया। और एक मूवमेंट की तरह हम उसको चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो, तो इसकी प्रीव्यू में सबसे पहले प्रिवेंशन आता है। और अगर हो जाए ऐसी घटना, तो वो जो मुजरिम है उसको सज़ा हो कड़ी से कड़ी, और जो विक्टिम है उसको सपोर्ट मिले, उसको रिहैबिलिटेशन हो, उसकी ज़िंदगी नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश इसलिए कह रही हूँ कि वो हो नहीं पाती नॉर्मल। और जब हम इस तरह के केसेस देखते हैं तो हमको ये भी समझ में आता है कि ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है, प्लस एक लीगल इश्यूज भी हैं इसके जुड़े हुए। आपके हिसाब से क्या वो अर्ली साइंस हैं कि जो घर में भी लोगों को नज़र रखनी चाहिए कि भाई व्हाट इज़ द मेकिंग ऑफ अ रेपिस्ट बेसिकली? मेकिंग ऑफ द रेपिस्ट इज डेफिनेटली, इट बिगिंस एट होम। आई वुड से वूम में तो नहीं, क्योंकि हम महाभारत के टाइम पे तो है नहीं कि अभिमन्यु को सब कुछ ज्ञान वहाँ मिल गया। परवरिश ही सबसे बड़ा, मैं ये बोलूँगी, इसका एक मेन मुद्दा है। और मानसिकता वहीं से डेवलप होती है। वो क्या देखता है अपने घर में, अपने फादर से क्या सीखता है कि उसने उसकी माँ को कैसे ट्रीट किया। खाली रेप की बात नहीं है, एक ट्रीटमेंट ऑफ अ वुमेन इन द हाउस इज़ डेफिनेटली उस वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी पर्सनालिटी पे। पहले तो वो ये देखता है, फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल में वो सर्टेन तरीके की टेक्स्ट बुक्स पढ़ता है, वो देखता है कि वहाँ पर भी भेदभाव है, वहाँ पर भी ये सब चलन है। फिर वो दोस्तों के बीच में उठता बैठता है, फिर वो ये देखता है कि गाली गलौज कॉमन है, लड़कियों पे तंज कसना कॉमन है, और हंसना, लोग लड़कियों की बॉडी पे बात करना इज़ वेरी कॉमन। और वो धीरे 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 वो कब इस चीज़ का रूप ले लेती है कि उसको वो सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। ये तो बात उनकी हुई जो उन घरों से आते हैं, जो स्कूल जाने की बात कर रही हूँ। जहाँ बेटर अवेयरनेस है। जी, ये वहाँ की बात कर रही हूँ। तो डेंजरस स्थिति यहाँ है, जहाँ पर एक झुग्गी है या छोटा-सा घर है, और जहाँ पर एक ही घर के अंदर 10 सदस्य रह रहे हैं और ये सब हो रहा है। और वो अपनी माँ को पिटते हुए देख रहा है, बाप को शराब पीते हुए देख रहा है। गली के बाहर भी यही हो रहा है, दूसरी वाली झुग्गी में भी यही हो रहा है। और उसके बाद वो स्कूल जाने की परिस्थिति नहीं है, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, स्कूल जा ही नहीं रहा है, खाली बैठा है या नुक्कड़ पे खड़ा है, अनएम्प्लॉयड है, ड्रॉप आउट है। तो आप सोच सकते हैं कितनी भयंकर स्थिति है, क्योंकि देन इट बिकम्स योर टाइम पास। लड़कियों को तंज कसना, छेड़ना,
छेड़खानी करना और बलात्कार करना ये आपके लाइफ़स्टाइल का हिस्सा हो जाता है। जब आप तो मैं कहते हो कि लाइफ़स्टाइल का हिस्सा हो जाता है, तो इसका क्या सोसाइटी में स्केल है? क्योंकि अगर इतनी बड़ी आबादी का लाइफ़स्टाइल का ये पार्ट है, जी, फिर तो नंबर्स भी बहुत स्टैगरिंग। है, नंबर्स स्टैगरिंग है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन है, जिस तरह गरीबी है, अर्थव्यवस्था बर्बाद है, जिस तरह के एजुकेशन लेवल है, एक तो लेवल ही नहीं है एजुकेशन का, वो तो हम बात ही नहीं करें। एजुकेशन भी सो कॉल्ड एजुकेशन है और जो नहीं ले पा रहे हैं, उनका तो मैंने आपको बताया, ये जो जा ही नहीं पा रहे हैं, जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो स्कूल ही नहीं गए, जिनका एडमिशन ही नहीं हुआ, सो कॉल्ड राइट टू एजुकेशन जिसको फॉलो ही नहीं करता और जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि खाने को भी पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए एक कोपिंग मैकेनिज़्म है लड़कियों को छेड़ना, उसके लिए एक रनिंग मैकेनिज़्म है, अ, उसके साथ कुछ भी कर देना, उसके लिए वो एक एंटरटेनमेंट है। अगर हम विक्टिम्स की प्रोफाइलिंग समझने की कोशिश करें या परपिट्रेटर्स की प्रोफाइलिंग समझने की कोशिश करें, तो कौन से सोसाइटी के स्टेटस से ज़्यादा केसेस हैं, कौन लोग ज़्यादा विक्टिम हैं? डेफ़िनेटली आर्थिक बैकग्राउंड आपकी मैटर करती है, वल्नरेबिलिटी जो है, वो आर्थिक जो रूप से हमारे सोसाइटी के लोग हैं, उन जो नहीं है सक्षम, उनके साथ वल्नरेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है और करने वालों की संख्या भी जैसा कि मैंने बताया, अगर आप देखें जो स्कूल नहीं गया है वर्सेस स्कूल गया है, सो कॉल्ड जो भी एजुकेशन उसे मिला है, परपेट्रेटर्स की भी संख्या वहाँ ज़्यादा है। क्योंकि आप माइंडसेट देखिए ना, मैं वही बता रही हूँ कि चैनलाइज़ नहीं है, उसकी एनर्जी चैनलाइज़ नहीं है, उसकी सोच चैनलाइज़ नहीं है, उसको कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला है, उसको पता ही नहीं वो गलत कर रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो आर्थिक बैकवर्ड लोग हैं, जिनके पास साधन नहीं है स्कूल जाने के या खाने के, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकल। तो उनको एक तो करने वाले को नहीं पता कि वो गलत कर रहा है और एक्चुअल में जो उसके साथ हो रहा है, उसको भी नहीं पता कि उसके साथ गलत हो रहा है। दे लर्न टू लिव विद दिस वेरी नॉर्मली, ये भी एक समस्या है। तो डेफिनेटली जहाँ पैसा नहीं है, वहाँ यहाँ जहाँ गरीबी है, बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी फैक्टर्स मैटर करते हैं, अनएजुकेशन, है ना? तो वहाँ ये ज़्यादा है। बट ये कह लेने से कि अपर सोसाइटी में एजुकेटेड क्लास में पैसे वालों के साथ ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। उसका फॉर्म और रूप बदल जाता है, पर है। वहाँ वहाँ पर जिस तरह की बर्बरता वहाँ पर हो रही है, वो नहीं होती है। हो सकता है उनको पता है, एटलीस्ट यहाँ पर एक महिला गूगल करके पुलिस स्टेशन अपना नंबर नंबर निकाल ढूँढ लेती है, सकती है। एटलीस्ट वो फ़ोन कर देती है। यहाँ बेचारी को पता ही नहीं जाना कहाँ है हर तरफ, बट उसकी स्केल थोड़ी-सी ज़्यादा या कम है। और बड़ी सोसाइटी में सबसे बड़ी समस्या, एक समस्या उनकी सबसे ज़्यादा है कि वो बताते नहीं हैं किसी को। देन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वहाँ ज़्यादा है। ये क्या होता है, ये आपस में बात कर लेती हैं, ये बता देती हैं, तो कम से कम दे वेंट आउट। दैट्स द ओनली डिफरेंस, हो सबके साथ ही रहा है। झुग्गी बस्तियों में एक सेंस ऑफ कामरेडरी है विक्टिम्स के बीच। मे बी नॉट इन दैट सेंस व्हिच वी आर सेइंग कि वो सहानुभूति दिखाएँगे, एटलीस्ट वो वेंट आउट कर पाती हैं, बोल देती हैं। शर्म नहीं है, मैं ये बोलूँगी और कि मे बी दे हैव एक्सेप्टेड इट लाइक इट इज़। हाँ, वो उनका एक लाइफ़स्टाइल का हिस्सा है, जैसा मैंने बोला कि वो उनको लगता है नॉर्मल है और बोल दिया, क्योंकि मैं हर तरह के विक्टिम्स के साथ काम कर चुकी हूँ। तो बहुत ज़्यादा वो एक इसको वो नहीं समझते कि बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब दे दे लर्न टू लिव विद इट। हाँ। आई एम सो सॉरी टू से दैट, अनफॉर्च्यूनेटली उनको दे लर्न टू लिव विद इट। किस तरह के केसेस यूजुअली आपके पास आते हैं झुग्गी बस्तियों से? ज़्यादातर डेफ़िनेटली छोटे बच्चों के बलात्कार के केसेज़ आते हैं, जहाँ छोटे बच्चों के साथ अब्यूज़ बहुत है। मारपीट और डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेज़ हैं, वहाँ तो भरे ही पड़े हैं, मतलब इट्स एन ओशन, तो वो तो एक समुंदर है जिसमें आप कितना भी कर लें कम है। बट क्योंकि हमारी संस्था फ़ोकस्ड ऑन मेन ऑन पॉक्सो केसेज़ है, सेक्सुअल वायलेंस, मुझे लगता है जब किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कि हमें सबसे पहले वही एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा तो बोल भी नहीं पाता है, वो बता भी नहीं सो पाता यू है। आर टॉकिंग अबाउट इन्फेंट्स आई एम जो टॉकिंग अबाउट बहुत इन्फेंट्स छोटे बच्चे। ऑनवर्ड्स। जी, एंड इन्फेंट्स मीन्स मतलब जब से वो पैदा हुआ है या हुई है, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द जेंडर इन टर्म्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, जब तक वो बोलने लायक नहीं हो जाते, मतलब बोल के मतलब नॉट कि 5-6 साल वाले बोलने के लायक, मतलब मेजर नहीं हो जाते, तब तक तो वो फ़ोकस एरिया मेरा ज़्यादा है। ये नहीं मैं कहती कि उसके बाद नहीं होता, बट क्योंकि
हम लोगों को भी एक लिमिटेशन में काम करना पड़ता है। तो मुझे, मेरी टीम को, हम लोगों का फ़ोकस है कि जो हाँ बच्चों के साथ ऐसा हो, वहाँ पर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ वहाँ पर फ़ोकस करना चाहते हैं। और इस तरह का जो भी केसेस आते हैं इन्फेंट किड्स के बारे में या 5-6 साल के बच्चों के बारे में, मेल किड्स, फीमेल किड्स, एक उसके साथ एक ट्रॉमा अटैच्ड होगा। उतने छोटे बच्चों के ट्रॉमा से डील करने का क्या तरीका है? देखिए, बहुत कहना आसान है, मतलब मैं अगर यहाँ बोल दूँगी कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और दैट्स इट, ईज़ियर सेड देन डन। क्योंकि पहली बात, आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी है, मैं आपको कैसे-कैसे स्थितियों से मतलब परिचय करा सकती हूँ कि एक बच्ची जिसका बलात्कार हुआ है, वो एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। सरकारी हॉस्पिटल दिल्ली के तो हमने देखे ही हैं। अब आप दूर-दराज़ की बात करें, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे हॉस्पिटल वालों को पता है कि बलात्कार होके आई है, जनरल वार्ड में पड़ी है, सर्जरी हो रही है, उसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। हॉस्पिटल की हालत मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। मतलब कोई ऐसा सिम्पैथी भी नहीं है कि एक एक शब्द भी प्यार का बोल दें उस बच्ची के साथ जो दर्द में करा रही है, जिसके साथ बलात्कार, गैंग रेप सब कुछ हो जाता है, और ये बहुत कॉमन है। और उसके बाद उसको एक सहानुभूति वाला एक टच भी नहीं है। माँ-बाप की अब सुनिए व्यथा क्या है, और ये मोस्टली यही है। हॉस्पिटल में छोड़ दिया, बच्ची का बलात्कार हुआ, मल्टीपल सर्जरीज़ चल रही हैं। मैं एक केस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी केसेज़ में बता रही हूँ। सर्जरीज़ तो होनी ही हैं। माँ-बाप का अता-पता नहीं। क्यों? क्योंकि वो डेली वेजर्स हैं ज़्यादातर। अगर वो उस दिन हॉस्पिटल में रह गए तो वो खा नहीं खाएँगे पाएँगे क्या? रात को। द चाइल्ड इज़ अलोन इन द हॉस्पिटल। कौन है उसके पास? आप उसके मतलब आप सोचिए, सोच सकते हैं? हमें भी बुखार हो जाता है तो हमें 4 लोग चाहिए आस-पास। वो छोटी बच्ची जिसका बलात्कार हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल की बच्ची का, उसका बलात्कार हुआ, हॉस्पिटल में स्ट्रेंजर जगह पर पड़ी है, उसके माँ-बाप उसके पास नहीं है, उसकी मल्टीपल सर्जरी, उसको पता ही नहीं उसके साथ हुआ क्या है। वो दर्द में है। पहला तो वो ही फैक्टर है। हम बोलते हैं कि इमोशन ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट ऑफ कोर्स पहले तो फिज़िकल है ना। फिज़िकल से डील करेंगे तो हम सेकंड स्टेज पे इमोशन आएँगे, तो उसकी फिज़िकल इंजरीज़ ही नहीं भरती हैं सालों-साल। मल्टीपल सर्जरीज़ होती हैं एक बच्चे की, मल्टीपल सर्जरीज़। 1, 2, 3 नहीं, 8-8, 10-10 सर्जरीज़ होती हैं, टाइम टू टाइम। पहले तो वो फिज़िकल पेन से बाहर आए, फिर इमोशनल को हम डील करेंगे, राइट? देखिए, मैं जैसा कि मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे केसेज़ हैं, मूविंग तो सारे ही हैं। अ, मैंने आपको बताया अभी, एक बच्ची जो जली हुई मेरे सामने थी और बोल भी नहीं पा रही थी। शी वाज़ अ म्यूट गर्ल, शी शी कुडन्ट स्पीक। तो उस वो अपनी जो पीड़ा जब वो बता नहीं पा रही थी ना, एक तो वो पेन में थी, शी वाज़ रेप्ड एंड देन बर्न्ड। कहाँ पे हुआ था ये? ये राजस्थान का केस है, अलवर का, एंड दिस वाज़ लास्ट लास्ट ईयर। और जब ये हुआ, जब हमें पता चला, तो मुझे ये समझ में उसकी पीड़ा, मैं देखा नहीं क्योंकि मैं देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, बट आई मेट द पेरेंट्स, और व्हेन शी पास्ड अवे, शी डाइड। तो आई रीच्ड देन, मतलब मुझे ये हैरानी थी कि वो छोटी बच्ची के ऊपर क्या बीत रही होगी, 8 साल की बच्ची जिसके साथ बलात्कार हुआ हो, फिर उसको जला दिया गया हो, और तड़प-तड़प के उसने 8 दिन में अपनी दम तोड़ दिया। वो 8 दिन उसके लिए कितना ट्रॉमेटिक रहे होंगे, और वो बोल भी नहीं पा रही थी कि उसको पेन कैसे हो रही है। तो पेन शी वाज़ लिविंग विद। तो मुझे बहुत, मतलब आई हैड स्लीपलेस नाइट्स कि मैं उसके बारे में सोच रही थी कि वो किसी को बोल भी नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ। तो वो बहुत पेनफुल था। इसी तरह से जब छोटे बच्चों को देखते हैं, बहुत सारी छोटी बच्चियों के केसेज़ हैं। अभी मैं मेरठ के एक हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची को मिलने गई 6 महीना पहले, जिसके साथ एक 40 साल के एक पुरुष ने बलात्कार किया और उसको जगह-जगह काट दिया। बलात्कार किया, और वो क्रिटिकल थी पर जनरल वार्ड में थी। तो जब हम गए तो जनरल वार्ड में वो बाकी सब पेशेंट्स के साथ पड़ी थी। किसी की टाँग कटी हुई है, किसी का कोई और जला हुआ उसके साथ में पड़ा है। एडल्ट्स के बीच में वो छोटी बच्ची। तो वो इतनी डरी हुई थी पुरुषों से, तो किसी डॉक्टर को भी अपने आस-पास नहीं आने दे रही थी। एक तो वो मल्टीपल सर्जरीज़ के थ्रू गुज़री।
फिर उसको जनरल वार्ड में पटक दिया और उसके बाद उसके पूरा शरीर कटा हुआ। आप सोच सकते हैं उसको देख के आके आप कैसे शांत हो सकते हैं। तो मैंने कहा इन छोटे बच्चों का क्या कसूर है, इन्होंने क्या किया, और जब इनके साथ हो गया तो इनको सुविधाएं भी क्या मिल रही हैं। जनरल वार्ड में भी मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब तब गर्मी के दिन थे, पानी टपक रहा था, सब कुछ गिरा हुआ था, जाले लगे हुए थे, उसको कोई अनहाइजीनिक कंडीशंस में वो पड़ी हुई थी, अनहाइजीनिक कंडीशंस में। साथ वाले बेड पे एक आदमी था जिसकी पूरी टांग कटी हुई थी ट्रेन से, वो चिल्ला रहा है, वो उसके सामने बैठी है, मतलब साथ में, साथ वाले बेड पे। तो मतलब वी आर नॉट ह्यूमंस, वी आर इनह्यूमंस, द वे वी डील। मुझे फिर पूरा पूरा एक घूमने लगता है मेरी आंखों के आगे कि इनके लिए तो फंड्स एलोकेट हुए हैं, कहाँ हैं वो फंड्स, हु इज स्पीकिंग फॉर देमसेल्फ। तो इस बच्ची को अगर एक थोड़ा सा भी एक प्राइवेट ट्रीटमेंट मिल जाता कहीं पर, पहली बात तो उसके साथ कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, है ना, इस अधेड़ उम्र के आदमी ने उसके साथ बलात्कार किया, कैसे उसके साथ हिम्मत आ गई उसकी, मतलब। तो इस तरह के बहुत केसेस आते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे बड़ा अजीब लगता है, आई फील गिल्टी ऑफ बीइंग ह्यूमन, कि हम लोग किस तरह से अपने आप को ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। वी आर वर्स देन एनिमल्स, आर स्टिल बेटर, वी आर वर्स देन एनी अदर स्पीशीज ऑन दिस प्लानट। तो उनके पास तो पैसा नहीं है, नहीं है। थोड़ा बहुत सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिल भी गया तो दवाई के पैसे लगते हैं, कॉम्पनसेशन सरकार से आता है, उसमें लगते हैं सालों। कहाँ से दवाई करेंगे, कहाँ से हील करेंगे, कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा, फिर तो न्याय की बात करेंगे। न्याय तो फिर कहाँ है, न्याय तो दूर है। तो हम जो बेसिक चीज़ों से डील करें उसको कोई हेल्प नहीं मिलती है, कोई हेल्प नहीं मिलती। उस बच्चे से पूछो, मतलब उसको पता भी नहीं उसके साथ हुआ क्या, और उसके बाद ये सारे फैक्टर्स, गरीबी, भूख, और ट्रीटमेंट ना मिलना, दवाई ना मिलना, फिर स्कूल तो दूर की बात है। कई बार एक विक्टिम कई अलग-अलग तरह के ट्रॉमा से भी जैसे मैं कई बार पढ़ता हूँ और अखबारों में छपता रहता है कि जो रेप विक्टिम्स हैं और जो उसका सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, वो इतना इनसेंसिटिव है कि कई और बार इसी तरह के अपराध, क्राइम्स उसी विक्टिम पर और भी हो जाते हैं। देखिए, ये इमोशनल वल्नरेबिलिटी होती है, क्योंकि एक बार उसको अगर उसको उसके ऊपर फोर्स का यूज़ हुआ है और उसने रेजिस्ट नहीं किया, और वो, मतलब शी वाज विक्टिम ऑफ दैट पर्टिकुलर वायलेंस, तो वो और गलेबल हो जाती है, वल्नरेबिलिटी और बढ़ जाती है, और वो बोलने की जो उसकी क्षमता है, उसका मनोबल टूट जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं साइकोलॉजिकल, और एंड दे आल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्ट इट, कि ये है, मेरे साथ होगा। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बट डिफरेंट ऑन डिफरेंट पीपल। कई बार कुछ लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, बट कुछ लोग टूट जाते हैं, मोस्टली लोग टूट जाते हैं, लड़कियां टूट जाती हैं, और एंड देन दे टेंड टू रिसीव इट फर्दर। जो अब ये तो आप बता रहे हो कि लोएस्ट स्ट्राटा में जहाँ पर खाने-पीने की दिक्कतें हैं, उसको रोज़ काम करना है, रोज़ कुआँ खोदना है, रोज़ पानी पीना है। जो अलग दूसरी स्ट्राटा है सोसाइटी की, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वहाँ किस तरह के विक्टिम्स हैं? देखिए देखिए, अगर आप समस्या की जड़ तक जाएंगे तो जो ब्रूटैलिटी है उसमें फ़र्क हो जाता है। क्योंकि अगर आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हो, वंस दे आर असॉल्टेड तो उनकी मल्टीपल इंजरीज हैं, चाहे वो किसी भी स्टेटा में हो। बट जब वो, जैसा कि मैंने बोला कि क्योंकि वो ज़्यादा आर्थिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं एक्यूज़ की बात करूं, तो वो, एक जो बच्चा स्कूल जा रहा है एक प्राइवेट कार में, और सिक्योर्ड है, माँ बाप ड्रॉप कर रहे हैं, या स्कूल वैन आ रही है ले जा रही है, तो वो डेफिनेटली उसकी आउटरीच नहीं है। जो बच्चा अकेला घूम रहा है, उसके माँ बाप दोनों वेजर्स हैं, वो गया है तो उसने उसको पिक किया, उसने उसके साथ जो बर्बरता करनी थी कर दी। तो बर्बरता का इसलिए यहाँ फ़र्क है। एक स्कूल किड की लिमिटेशन है, जो हमारे मिडिल क्लास घरों से यहाँ पर मिडिल क्लास से जाएगा, डेफिनेटली उनके साथ मोलेस्टेशन हो रहा है, स्कूल टीचर कर रहे हैं, ट्यूशन टीचर्स कर रहे हैं, बट डेफिनेटली दे कांट गो बियॉन्ड, इफ दे हैव दी फिजिकल टॉर्चर में अपॉर्चुनिटीज, एक लाइन के क्रॉस बाहर हो नहीं जाती है। जाएँगे। हाँ, क्योंकि स्कूल बस में टैक्सी ड्राइवर, आपका स्कूल ड्राइवर है, कैब ड्राइवर है, ही कैन टच यू, ही कैन
molest you, but definitely he has no availability where he can, completely ड्रैग यू brutalize टू you. सम. मतलब I don't want to use those words, बहुत strong चीज़ें हैं. Brutality में फ़र्क हो जाता है. Assault है, but level of assaults चेंज हो जाते हैं, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है उस टाइम पर, तो वो एक फैक्टर है. स्कूल के चार दीवारी में भी बच्चे के ऊपर असॉल्ट, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप मॉनिटर्ड हो, नॉन मॉनिटर्ड हो, अकेले हो, आपके साथ कोई है, इट इज़ ऑल. बट जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है रेपिस्ट को, दे डेफिनेटली एग्जीक्यूट इट. तो ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सारा. और ऐसा नहीं है कि किसी भी सोसाइटी में कुछ भी अछूता है. देन नाउ यू गो टू एलीट क्लास अगेन. कब वो बच्चे अकेले होते हैं, कब वो अनप्रोटेक्टेड होते हैं, आप मुझे बताइए. दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय बिग कार्स एंड बिग सिक्योरिटी पीपल, एंड देयर ओन सिक्योरिटी पीपल एंड ड्राइवर्स, दे मोलेस्ट. और जैसे वी वर हैविंग अ डिस्कशन बिफोर सिटिंग फॉर दिस पॉडकास्ट दैट जो रिपोर्टिंग कहाँ से होती है, कौन कौन सोसाइटी से, कौन कौन से पार्ट से रिपोर्टिंग होती है, उसमें भी डिफरेंस है. जी, ये रिपोर्टिंग का तो डेफिनेटली जहाँ पर छुपाया जाता है इज्जत के नाम पे, वो एलीट एंड मिडिल क्लास तो पूरा ही छुपा देता है. क्योंकि जो जिस स्थिति में हमने बात की, आर्थिक जो डिप्राइव्ड है, वहाँ पर वनरेबल, बिकॉज क्रूरता ऐसी है कि इफ चाइल्ड इज ब्लीडिंग, तो आप छुपाएंगे कैसे, है ना. कोशिश तो हॉस्पिटल में पूरी होती है छुपाने की, कि आप इसको एक्सीडेंट का नाम दे दो या कुछ, क्योंकि हमने डील किया हुआ है, इसीलिए बता रही हूँ. तो बट क्योंकि सर्जरी ही प्राइवेट पार्ट की होगी, तो यू कांट हाइड इट. क्योंकि मेडिकल होगा तो वहाँ आएगा. तो वहाँ पर एक तो बताने के लिए उनको कुछ, जैसा मैंने बोला ना, दे लर्न टू लिव विद दिस फैक्ट. तो वो बता देते हैं आराम से. रिपोर्टिंग ज़्यादा है उधर, बट उनके चैलेंजेस हैं रिपोर्टिंग में. दबाना उनको, उनको छुपा देना, ये पुलिस बहुत इजीली उनको दबा देती है. तो पुलिस अधिकतर केसेस में कॉम्प्लिसिट होती है इनके साथ. डेफिनेटली दे आर रेजिस्टिंग ऑल द टाइम. अभी भी मेरे पास कल ही का एक केस है. दो बच्चियां हैं, दिल्ली का ही केस है. तो कल ही सुबह में ये केस आया कि दो बेटियां हैं. और मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहती हूँ कि एक 19 साल की बच्ची है और एक 15 साल की बच्ची है. दोनों बहनें हैं. और बहाने से दोस्तों ने, जो 19 साल की बच्ची है, उसके मेल फ्रेंड्स ने उन्हें दोनों को बुलाया कहीं और दोनों के साथ गैंग रेप किया. दोनों के साथ गैंग रेप किया. और जब ये बच्चियों ने किसी को नहीं बताया, काफ़ी दिन तक नहीं बताया. बट क्योंकि छोटी वाली बेटी कहीं रो रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोज़ रोती थी वो, तो माँ को पता चला. तो माँ ने उसको फोर्स किया कि बताओ क्या हुआ, तुम रोती क्यों हो रोज़ सुबह उठ के. छोटी वाली ने जब बताया तो माँ ने बड़ी वाली से पूछा, तो दोनों ने बताया हमारे दोनों के साथ गैंग रेप हुआ, पर हमको हिम्मत नहीं थी बताने की. फादर इज़ ए ऑटो ड्राइवर, इतना गरीब आदमी वो. हिम्मत करके वो पुलिस स्टेशन गया. उसने रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की. बहुत कुछ मीडिया के हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स के थ्रू उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा ली. हम तक नहीं पहुंचा था वो केस. बट अभी पुलिस उन पर दबाव बना रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और पैसा आप, उन्हें तो मिल ही चुका है, आप भी ले लो. तो इसने बोला नहीं, मुझे तो न्याय ही चाहिए. तो उन पर एक नया मुकदमा डाल के उसके पिता को जेल में डाल दिया कल. लड़की के पिता को, लड़कियों के पिता को. तो यहाँ पर ये दबाव बनाए जाते हैं. आप बताओ वो गरीब इंसान कहाँ जाएगा अगर उसे वो जर्नलिस्ट नहीं मिला होता और वो जर्नलिस्ट ने मुझे नहीं बताया होता. तो वो तो अभी भी हमें उन्हें निकालने में जद्दोजहद हो रही है. तो कहने का मतलब, और यही कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव केस में हुआ था. उनके पिता को कस्टोडियल डेथ हो गई, है ना, और पूरी फैमिली को उड़ा दिया गाड़ी से, आपको पता ही होगा. तो ये जो दबाव और डर डर बनाया जाता है पुलिस द्वारा, ये गरीब तबके पे बना सकते हैं आराम से. मीडिया के पास जो जा सकता है वो है अपर मिडिल क्लास. अब मीडिया तक की रीच है, नीचे तक भी हो चुकी है, बट बहुत गरीब तबके में जहाँ ये केसेस ज़्यादा होते हैं वो अभी भी नहीं जा पाते हैं. कहाँ कॉल करेंगे, उन्हें पता ही नहीं किसको रीच आउट करना है. हाउ विल दे रीच योगिता बयाना एंड यू. अम, इसमें जैसे जो हमारे देश के लॉ मेकर्स हैं और जिन पर कानून की, जो कानून के कस्टोडियन हैं एक कौन तरह है, से. मुझे तो पता भी नहीं है किन की बात कर रहे हो. कौन से लॉ मेकर्स हैं, कौन से कस्टोडियंस हैं. ना कोई लॉ मेकर है, ना कोई कस्टोडियन है. आई एम सो सॉरी टू से.
कोई मुझे तो नहीं लगता कोई कस्टोडियन भी है। मतलब कस्टोडियन तो पक्का नहीं है, बना तो लेते ही हैं, पार्लियामेंट जा रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, कुछ तो कर ही लेते हैं ये लोग। बट कस्टोडियन तो कोई भी नहीं है। सॉरी, आपका नो सवाल? इट्स ओके। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि रेप इस तरह का क्राइम है जहाँ पर अगर पॉलिटिशियंस या जो लोग पावर में हैं, अगर वो लोग एक स्टैंड ले लें तो उनका तो इसमें पब्लिक सपोर्ट ही मिलेगा। देन व्हाई डोंट दे डू इट? मैं तो कहती हूँ स्टैंड भी मत लें, प्लीज़, बट फ़ेवर मत करें। 99% जो नेता हैं वो फ़ेवर करते हैं रेपिस्ट को। मतलब मैंने अभी ये किताब लिखी है, मेरी किताब में आप पढ़िएगा, ऐसे-ऐसे मंत्रियों के ऐसे-ऐसे बयान आपने सुने होंगे पहले भी। ये तो हेल्प ही करते हैं रेपिस्ट की मनोबल बढ़ाने के लिए। ये तो किसी ने कर दिया रेप तो उसको डिफेंड करते हैं। बॉयज़ हैं, गलती हो जाती है, मर्द हैं, और ये सब बकवास जो बातें करते हैं, ये ना भी करें ना, हमारे लिए उतना भी भला है। मत करें सपोर्ट, बट बकवास मत करें। अभी नीतीश कुमार ने अभी एक लड़की का बुर्का उठाया, डेफिनिटली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, पर उसको डिफेंड करने वाला एक एक मूर्ख आदमी अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसके मुंह पे तमाचा मार दूंगी बहुत जोर से। मतलब इतना वाहियात उसने उसको डिफेंड किया नीतीश कुमार को, और उसकी शक्ल और जिस तरह से वो हंस रहा है, अगर आप वो इंटरव्यू देखेंगे ना, वो लग रहा है कि वो खुद ही एक बहुत बड़ा परपेट्रेटर है। तो इस तरह की वाहियात मेंटेलिटी के लोग हर पार्टी में बैठे हैं। आप क्या बेटियों को बचा लेंगे? कैसे बचा लोगे? मैं कहती हूँ मत करें फेवर, डोंट स्पीक अगेंस्ट रेप, मत बोलो, बट प्रमोट मत करो प्लीज़। और खुद ही इतने बलात्कारी बैठे हैं हर जगह, हर पार्टी में, हर पार्लियामेंट में। आप वो देखिए उज्ज्वल रवन्ना, प्रज्वल रवन्ना, सॉरी। कर्नाटका। आप सोच सकते हैं ये शेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेज, और कितनी लड़कियों का बलात्कार किया। अगर नहीं एक लड़की सामने आती तो पता कैसे चलता। बिहार का मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का केस, कंकाल निकले हैं वहाँ बच्चियों के, सप्लाई होती थी बच्चियाँ वहाँ मंत्रियों को। बिहार का तो अब हाल ही बुरा है। शेल्टर होम को उजागर हमने ही किया, मैंने ही किया था। उसके ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही थी वो यहाँ से मैंने ही मीडिया तक आउटरीच किया था, और उसकी सारी डिटेल मेरे पास है। वहाँ की बच्चियाँ मेरे कनेक्ट में हैं, और आज भी मेरे कनेक्ट में है। आप चाहेंगे तो मैं अभी कॉल करके सुनवा दूंगी। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं बता रही हूँ, मतलब बहुत सारे आई अंडरस्टैंड। पॉलिटिशियंस वहाँ जाते थे। ये तो क्लियर है कि उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट तो था। ये तो कई सारे लोगों के नाम भी आए, मीडिया रिपोर्ट्स में भी छपा। जैसे आप बिहार की बात कर रही थी, कई बार हमको लगता है कि स्टेट्स दैट आर नॉट डूइंग सो वेल इन एजुकेशन, वहाँ पर ज़्यादा केसेस होंगे, ऐसा है क्या? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एजुकेशन का एक रोल है, सो कॉल्ड एजुकेशन, क्योंकि यहाँ एजुकेशन के नाम पे तो बकवास है। जो थोड़ी बहुत जो मिल जाती है उससे कम से कम वो एक डाइवर्ट हो जाता है उनका दिमाग, और चैनलाइज़ हो जाती है उनकी ऊर्जा। तो वो गलत चीज़ों में ध्यान नहीं जाता है उनका, तो वो एक फैक्टर है। तो ये तो डेफ़िनिटली रेलेवेंट है ही। और बट प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग पढ़े लिखे थे, और पढ़े लिखे, ये भी पढ़ा लिखा ही मंत्री होगा ना जो ये बैठा है। तो पढ़े लिखे लोग भी बकवास करते हैं, काम कर उल्टे सीधे काम करते हैं, बलात्कार भी करते हैं। तो मुझे लगता है रेलेवेंस कुछ हद तक, पर पूरी तरह से नहीं है। कौन-कौन से स्टेट्स हैं, जैसे दिल्ली के बारे में पूरी दुनिया में बात होती है कि दिल्ली हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग विद सच थिंग्स और दिल्ली, हाँ। दिल्ली में बहुत केसेस हैं, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं राघव। आई थिंक 99% केसेस दिल्ली में, अगर आप मेट्रो सिटी से कंपेयर करें तो ज़्यादा ही हैं। तो इसकी क्या वजह है? यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दिल्ली में डेफिनेटली ओवर पॉपुलेटेड है, नॉन डॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन है, माइग्रेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, और जिस तरह से मैंने बताया अनऑर्गेनाइज्ड अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं। भाई ये तो और शहरों में भी है। जी, बट दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में ये फैक्टर ये है कि वल्नरेबिलिटी, जैसे मैंने बताया ना कि अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेपिस्ट और द पर्सन परपेट्रेटर इज़ मच मोर, क्योंकि यहाँ सब कामकाजी हैं, वर्किंग हैं। तो जो लेबर क्लास काम करने के लिए जाते हैं अपने घर में बच्चों को छोड़ के, तो वल्नरेबिलिटी फैक्टर है, इसलिए छोटे बच्चों के बलात्कार यहाँ बहुत ज़्यादा है। डज़ इट हैव एनीथिंग टू डू विथ लोकल कल्चर? क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी तो बॉम्बे में भी है, कलकत्ता में भी है, जी, लेकिन दिल्ली में इतने ज़्यादा केसेस क्यों दिखते हैं? उतना अग्रेशन क्यों दिखता है?
एक तो टॉलरेंस लेवल की बात है और एक कल्चरल बात है। डेफिनेटली बॉम्बे इज हैविंग अ डिफरेंट एटीट्यूड ऑल टुगेदर, बट डेफिनेटली वहाँ केसेस हैं। मैं वही बता रही हूँ आपको, पॉक्सो केसेस की बात नहीं करते। जब हम आपने भी मुझे यहाँ इनवाइट किया, हम लोग विमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो विमेन सेफ्टी के लिए मैं कह सकती हूँ कि यस, बाय एंड लार्ज सिटीज़ आर बेटर। बट अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ और सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात करूँ, हर सिटी में यही हाल है। महाराष्ट्र में भी ये है, हमारे को बहुत केसेस आते हैं, बॉम्बे से भी आते हैं। नो मैटर उन्होंने बहुत अच्छे से कवर अप किया हुआ है, वुमेन आर सेफ देयर व्हेन दे स्टेप आउट, बिकॉज़ एक कल्चरल एक वहाँ रिफॉर्म्स हैं, बिकॉज़ वो बॉलीवुड है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्लैमर है, ये जो भी कह लीजिए। बट पर से व्हेन वी टॉक अबाउट पॉक्सो केसेस, हर जगह बराबर है। मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में ज़्यादा इसलिए है कि आस-पास एनसीआर है, बहुत सारी माइग्रेशन है यहाँ पर, और एज़ आई सेड कि अनडॉक्यूमेंटेड बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। बीच में हम लोग कई बार कोर्ट में भी ऐसे बयान सुनते हैं कि नाड़ा खींच लेना कोई हुँ। क्राइम नहीं है, उसको टच करना कोई क्राइम नहीं है। सो हाउ डू यू थिंक जुडिशरी इज लुकिंग एट इट? देखिए, जुडिशरी बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल है, ठीक है? उनको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है। किताबें पढ़ के जजेस तो वो बन गए हैं, बट बहुत ज़्यादा उनमें इंटेलिजेंस वो नहीं है, क्योंकि वो पेपर से ही जाते हैं, वो दे गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। तो वो जो प्रोड्यूस कर दिया लॉयर ने, दिखा दिया, उसकी इंटरप्रिटेशन उनके ऊपर है। और ये भाई साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने नाड़ा खींचना और उसकी छाती को छूना, ये रेप के अटेम्प्ट की श्रेणी में नहीं आता। मतलब उनको तो मेरा शत-शत नमन है कि उन्हें जज बना दिया कैसे। हाँ, ठीक है, उन्होंने जुडिशरी के पेपर क्रॉस कर दिए होंगे, रट्टाफिकेशन हमारे देश में है। इंटेलिजेंस अगर चेक करें, इमोशनल क्वेश्चन चेक करें, ये सब फेल हो जाएँ। इनको कुछ नहीं ज्ञान। अगर इन सब पैरामीटर्स पे अगर ये सिलेक्शन होगा, तो ये कहीं नहीं खरे उतरेंगे। तो इनका खुद का एक बैकग्राउंड होगा, जहाँ पे इन्होंने ये सब किया होगा। इनको लगता होगा ये ठीक है, यहाँ तक तो ये चले ही गए होंगे, अगर इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। तो ये खुद ही एक पर्पेट्रेटर मेंटालिटी का जज होगा, और ऐसे हज़ारों हैं यहाँ पर। तो डेफ़िनिटली हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ जजेस इज़ वेरी पुअर। हम ऐसे भी केसेस देखते हैं कई बार, खाप पंचायत टाइप की चीज़ें भी हमको सुनने को हुँ। मिलती है, अखबारों में छपता है कि जो विक्टिम है और जो परपिट्रेटर है कहते हैं कि इनकी शादी करा दो। देखिए, खाप पंचायत डेफ़िनिटली ये सब बहुत सारे थप्पड़ मार दो या शादी करा दो, दैट्स इट, है ना? कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मैं खुद काफ़ी सारी खापों से मिली हूँ हरियाणा की, जहाँ पर एक बेटी का गैंग रेप हुआ था, तो मैं उनसे बात करने चली गई, क्योंकि मुझे विक्टिम परिवार ने बोला कि ये हमें बहुत तंग करते हैं। मतलब हमें बात नहीं करता कोई हमसे गाँव में। तो उन्हीं की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है और उन्हीं के साथ कोई बात नहीं कर रहा गाँव में, उन्हीं को बॉयकॉट कर दिया। तो मैंने कहा मैं आती हूँ, यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव है, मैं खुद गई, मैंने जाके गाँव में एक-एक के घर गई, मैंने कहा आप बात क्यों नहीं करते इन लोग से? कह रहे यहाँ इन्होंने गाँव के 6 लड़कों को फँसा दिया है। तो मैंने कहा नहीं, बेटी तो हॉस्पिटल में थी, उसके साथ गैंग रेप तो हुआ ही है, और इन-इन ने किया, ये तो कोर्ट में प्रूव हो गया, तो आप इनको क्यों वो कर रहे हैं? नहीं, नहीं, इनको खाप ने फैसला दिया था कि सेटल कर लो, इन्होंने फिर भी कोर्ट गए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खाप से बात करती हूँ, तो आप क्यों बच्ची को दोष दे रहे हैं? किया तो लड़कों नहीं था। तो कह रहे गाँव के ही तो लड़के थे, तो क्या हो गया? भाई तो थे। तो अब मैं उनकी सोच के ओवरनाइट कैसे बदलूँ? आप मुझे बताओ, मैं अगर उनके साथ सालों में बिता दूँ, मैं उनकी सोच कैसे बदलूँ? जो 80 साल के मेरे सामने बुज़ुर्ग हुक्का फूँक रहे हैं, मैं उनको कैसे समझाऊँ कि गलती किसकी थी? मतलब हाउ डू आई चेंज देयर मेंटालिटी? जब उनकी सोच ऐसी है, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि वो किस परवरिश से आए हैं? उनके माँ-बाप ने उनको क्या संस्कार दिए, या उन्होंने क्या सोचा औरत क्या चीज़ है? ऐसे ही नेताओं के बयान सुनते होंगे, ऐसे ही अखबार पढ़ते होंगे, तो एवरीबॉडी थिंक्स अलाइक, तो उनसे मैं क्या बोलूँ? तो ये सभी गाँव के लोगों की यही सोच थी। मैंने कहा चलो मैं छोटे बच्चों से बात करती हूँ, मैं छोटे बच्चों से मिलने चली गई। मैंने बोला आपके गाँव में ये आपकी सिस्टर के साथ ऐसा हुआ, आप ही की एज ग्रुप की थी वो। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं गलती उसकी थी, अब पूरे गाँव में ही फैला हुआ गलती उसकी थी। तो मैंने कहा क्यों, आपको क्यों लगता है उसकी गलती थी? अरे वो जाती थी जब बस स्टॉप पे, तो वो इन लड़कों से आँख मिलाती थी। 1-2 बार हमने देखा, उसने स्माइल भी दी थी इनको, तो उन्होंने इसलिए कर दिया। तो अब इसमें एक बात बताओ, इसमें कैसे चेंज करोगे आप मेंटालिटी?
तो खाप जो ये फैसले देती है, जो आपका सवाल था, वो क्योंकि वो सोच रखते हैं ऐसी। अब उसमें अगर खाप की अगर ऐसी सोचे तो और सरकारें भी अगर ऐसा सोच रही हैं, फॉरगेट अबाउट खाप, तो आप जुडिशरी की बात कर रहे थे अभी, आप मंत्रियों की बात करें, तो कहाँ-कहाँ हमें बदलाव करने की ज़रूरत है, तो कहाँ-कहाँ से शुरुआत करें ना? अम, जैसे जो एक्टिव और पैसिव कंसेंट, इस तरह के केसेस में अक्सर जब भी उसकी डिटेल्स में जाते हैं या जो जब इस पे बहस होती है, तो एक्टिव पैसिव कंसेंट की बहुत सारी बातें होती है। डू विक्टिम्स इवन अंडरस्टैंड इट? मुझे पता नहीं विक्टिम समझते कि नहीं समझते, परपेट्रेटर को क्या समझ में आता है कंसेंट के बारे में? मतलब जैसा कि मैंने यहाँ पर बोला कि उन्होंने बोला कि आँख मिला ली, स्माइल कर दी तो ओके है, येस है। आप समझिए ना, ये स्कूल में पढ़ाने का सब्जेक्ट है। मैं और आप 2 मिनट में इसकी चर्चा नहीं कर सकते। कंसेंट शुड बी टॉट इन स्कूल्स। कहाँ पढ़ाया जा रहा है? इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरी किताब का हिस्सा है, कंसेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बी टॉट। और अगर ये पढ़ाया, यही सब चीज़ें पढ़ानी चाहिए। आप पढ़ा क्या रहे हो? बकवास। ये चैप्टर हटा दो, इसको हिस्ट्री से डिलीट कर दो, इसको ऐड कर दो, ये पढ़ा दो। तो दीज़ आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप पूछ रहे हो। कंसेंट वो क्या समझ रही है, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, एंड इवन एट वर्क प्लेस, पॉश जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये भी यही सब चीज़ है कि आप सोच रहे हो यू आर टेकिंग लिबर्टी विद योर फीमेल कोलीग, बट शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, देन शी फाइल्स अ रिपोर्ट एंड देन यू आर हैविंग इश्यूज. So these are the things we need to really understand in our society. It's a high time because things are changing. Up women are not going to take it any further because they genuinely have suffered. We have genuinely have suffered a lot, and at every step, every single day. तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बहुत important हैं to understand. जब हम एक मैकेनिज्म डेवलप करने की बात करते हैं कि इस तरह के एक एक एंटी रेप कल्चर ओवरऑल बने, तो उसमें क्या गैप्स है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? गैप्स ही गैप्स हैं, सारे ही गैप्स हैं। मतलब इतने सारे गैप्स हैं कि एंटी रेप कल्चर, आई थिंक ये वर्ड भी गलत है, मतलब मुझे भी खुद चेंज करने की इसको ज़रूरत है। वी शुड ऑल बी एंटी इट, नोबडी इज़ प्रो इट, हाँ, है ना? एवरीबॉडी इज एंटी एवरीबॉडी रेप इज़ ओनली। एंटी। इन अ मुझे सिविल नहीं, सोसाइटी एवरीबॉडी हाँ, शुड। नोबडी वुड से कि आई एम प्रो, तो वो मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं मैं क्या यूज़ करूँ, यूज़ व्हिच इज़ अ बेटर वर्ड टू यूज़। हाँ, यही मेरा जब सबसे शुरू में सवाल पूछा था, तो यही मैं हाँ। समझ नहीं पा रहा था कि इसके किस तरह पीछे से का क्या? डिफाइन करना हाँ, चाहिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, एंड जो आप कह रहे हो गैप्स भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। मानसिकता ये कि हाउ डू यू परसीव अ वुमन? हाउ डू यू अंडरस्टैंड शी इज़? जस्ट इफ शी इज़ एन सेक्स ऑब्जेक्ट तो वो नहीं भरेगा गैप। इफ यू टेक हर एज़ एन इक्वल पर्सन, ह्यूमन, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंस चाइल्डहुड अगर आप ये इनकलकेट करें इन बॉयज़ that we are together, we are no different genders. It's just the shape is different or biologically we are different, but it is still the same. And you do not perceive her as someone who's your entertainment or who's your enjoyment, है ना? तो वो मानसिकता बदलाव करने की ही ज़रूरत है, एंड कंसेंट पढ़ाना, ये सब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। करने के लिए आई नो इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, बट एक जनरेशन, 2 जनरेशंस इसमें जाएँगी, बट you will see a lot of difference. Already you can see difference. You are sitting here doing my podcast, it means you are sensitive to the issue. You decided to do a podcast on this issue. You have all boys team here. You are sensitive to the issue, right? So ऐसा नहीं है चीज़ें बदल नहीं रही हैं, बट वी नीड बेटर स्पीड। तो आई थिंक स्पीड भी पिकअप करेगी व्हेन यू आर ऑल अलाइंड एंड लाइक माइंडेड, है ना? तो वो सारी चीज़ें होने की ज़रूरत है। लॉ रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, ये सब तो एक पोस्ट इंसिडेंस या पोस्ट अकरेंस का मैकेनिज्म है। ये हो ही क्यों रहा है? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। उस पे तो काम कोई कर नहीं रहा। हमारा प्रधानमंत्री भी जाके लाल किले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। मतलब उसके अलावा कोई नारा नहीं बचा था। बेटी को पढ़ाओ बेटी को बचाओ, यू कैन रादर से कि बेटे को समझाओ, बेटों से बात करो, बेटों को समझाओ, राइट? तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन दैट। बेटी को कैसे बचाओ ये भी बता दो। बेटी को बचा लेंगे कैसे? उसका मुझे ब्लूप्रिंट दो, करेक्ट? तो
बहुत सारी करने की चीज़ें हैं, यू नो, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट रिड ऑफ योर करिकुलम व्हिच यू हैव इन एनसीईआरटी और अदर टेक्स्ट बुक्स। वो पूरी की पूरी रिफॉर्म्स होंगी। टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचर्स को कोपिंग मैकेनिज्म पता होना चाहिए, टीचर्स को आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। सेफ स्कूल्स बनाओ, माइंडसेट चेंज हो, मदर्स की ट्रेनिंग हो, फादर्स की ट्रेनिंग हो, एक जेंडर सेंसिटिव एनवायरनमेंट हो, जेंडर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हो। इतने सारे काम करने की ज़रूरत है। कौन करेगा? बजट कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? तो दीज़ आर द थिंग्स गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर, एंड एज़ अ सोसाइटी, एज़ वुमेन वी नीड टू अंडरस्टैंड, of course not only as women, as parents we need to raise good boys. Simple. Uh, do you think that popular culture also has something to do with such mindset Yes, among boys? absolutely. बिल्कुल है, उसका इन्फ्लुएंस तो सीधा-सीधा है ना। तो अ, होता ही है कि मंकी सी मंकी डू। आपने देखा कि सलमान खान ने एक लड़की को छेड़ा हो तो सब छेड़ेंगे ही ना। ही इज़ योर आइकन, आपके आइकन भी सारे एक से एक गधे हैं। मतलब यू डोंट चूज़ द राइट पीपल एज़ योर आइकन। आपने चूज़ भी किए फ़िल्म सेलिब्रिटी, किसी को भी पूछ लो आपका वो कौन है, आपका आइडल कौन है, कोई फ़िल्म स्टार का नाम ले देंगे। अरे वो रियल लाइफ़ हीरो नहीं है, वो रील लाइफ़ हीरो हैं। कभी किसी ने अच्छे किसी भले इंसान का नाम लिया है कि वो मेरे आइकन है? जब आप इन गधे घोड़ों को फ़ॉलो करोगे, वो तो वही बताएँगे जो आप देख रहे हो, वो तो अपनी फ़िल्म ब बनाने के चक्कर में वो तो आपको इन्फ्लुएंस वही करेंगे। अब एनिमल फ़िल्म लो या बहुत सारी कबीर सिंह जैसी फ़िल्में ले लो, इनको तो पैसे से मतलब है। डू यू थिंक दे डू सोशल वर्क? तो वो आप वहीं से आप इनकलकेट करोगे। But uh, just for understanding this further, फिल्म्स लाइक कबीर सिंह और एनिमल या जो भी मिसोजिनी लैडन फिल्म्स हैं, ये सब फिल्मों की वजह से भी एक लार्जर डिबेट स्टार्ट हुई है। कई बार वीमेन आर पुशिंग बैक इन स्पेशली इन लास्ट 5-7 ईयर्स। अब इस तरह की फिल्मों को टॉलरेट नहीं करते, उसके बारे में बात करते हैं, फिल्म क्रिटिक्स टॉक अबाउट इट ओपनली। फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, हिट पे हिट हुए जा रही हैं ऐसी फ़िल्में और लोग और ज़्यादा देखने जाते हैं ऐसी फ़िल्में। तो जो लोग फिल्म देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल कोई देख रहा है या कबीर सिंह जैसी फिल्में कोई देख रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, तो डू यू थिंक दैट दे आर पार्ट ऑफ द येस, प्रॉब्लम और दे आर सिंपली वॉचिंग दीज फिल्म्स फॉर एंटरटेनमेंट? दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हाउ? बिकॉज़ यू आर ग्लोरीफाइंग इट। आप उसकी टिकट लेके जा रहे हो। हाँ, मैं भी गई, मैंने भी देखा, पर जब तक मैंने देखा नहीं मुझे नहीं पता था। कबीर सिंह मुझे नहीं पता था। कबीर सिंह देखने के बाद मैंने आके बोला कि नहीं, नॉट नॉट डन। बट एनिमल मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि ऑफ कोर्स, एंड मुझे क्योंकि आई हैड टू स्पीक ऑन इट, मुझे मीडिया बुला रहा था, मुझे उस पे कमेंट्स देने थे, तो क्रिटिसाइज़ करने के लिए मुझे बुला रहे थे। मुझे जब तक मैं देखती नहीं तो मैं कैसे बोलती, तो आई हैड टू सी, बट मुझे पता है वो मैंने कैसे देखी है। इट वाज़ अ टॉर्चर, बट आई सॉ लिटिल किड्स। आप सोचो वो थिएटर भरा हुआ था, उसमें छोटे-छोटे बच्चे दे वर एन्जॉयिंग दैट किलिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सेक्सुअल वायलेंस, ओवरऑल जो इन्फ्लुएंस था, दे वर एन्जॉयिंग दोज़ किलिंग्स। कितने उसमें मास मर्डर दिखाए। वो बच्चे डांस कर रहे थे, खुश हो रहे थे, का तालियाँ बजा रहे थे। तो मैं ये देख रही थी, जो ये पेरेंट्स उनको दिखाने के लिए लाए हैं, वो तो इक्वली, अब वो उस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो अपनी बीवी के साथ कैसा बिहेव करेगा या अपनी माँ के साथ कैसी बात करेगा? उस पूरी फ़िल्म को अगर आप देखें तो। तो डेफ़िनिटली वो लोग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, बिकॉज़ दे आर नॉट रेज़िंग गुड किड्स। बट आई एम श्योर दे आर नॉट डूइंग इट बाय चॉइस। नो, यू हैड अ चॉइस। आप बच्चों को फ़िल्म दिखाने ले जा रहे हो, आप क्रिटिक्स ने आपको पहले ही रिव्यूज़ दे दिए। मेरा एक देखने का अलग रीज़न था, एज़ आई सेड। बट आपको अगर पता है कि इस तरह की चीज़ है, आप डेफ़िनिटली, अगर आप फिर भी बहुत पागल हो देखने के लिए, जाओ, आप बच्चों को तो मत ले जाओ, या पहले आप स्क्रीन कर लो कि आप बच्चों को ले जाने लायक फ़िल्म है भी कि नहीं। डेफ़िनिटली इट वाज़ नॉट मेंट फॉर किड्स। नॉट कि कोई एडल्ट सीन होगा तभी आप बच्चों को नहीं ले जाएँगे। कोई वायलेंस भी ज़्यादा है तो आप बच्चों को क्यों दिखाओगे? व्हाई यू हैव टू शो वायलेंस टू योर चिल्ड्रन? खाली सेक्सुअल वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं ना हम, वायलेंस पूरी ओवरऑल वायलेंस की बात कर रहे हैं। मान लो इवन अ मर्डरर, इट कांट बी ट्रिगर्ड बाय सच थिंग्स ना। तो वो वाली बात है ना, आप एक अच्छी पीसफुल सोसाइटी रेज़ करो ना। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन पॉर्न साइट्स? देखिए, मेरा इसमें 2 पहलू हैं मेरे इसके, कि पूरे वर्ल्ड में इसको ऑन टीवी अवेलेबल है।
आई ऑल्सो ट्रैवल, मैंने देखा कि वहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं, वहाँ पे तो टीवी पे ही है, बट देन वहाँ क्राइम से इसका लिंक नहीं है। रादर क्राइम वहाँ कम है जहाँ जिन देशों में ये पोर्नोग्राफी फ्री है। अब तो खैर इंटरनेट पे है, पहले जब पहले ज़माने में वहाँ टीवी पे होती थी। तो मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट कि आपकी अगर सोसाइटी रेडी है उस चीज़ के लिए। वैसे तो उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है कि भई ऐसा कोई एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है कि वो आपको दिखानी ही है, मतलब इट्स नॉट नॉट अ नेसेसिटी। हमारे पास अभी नेसेसिटी के लिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एयर क्वालिटी दे दो, पोर्नोग्राफी शुड बी द लास्ट थिंग कि आप अवेलेबल कराओ, पहले हमें अच्छी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो। अगर आपने इतना ही शौक है पोर्नोग्राफी आपको परोसने का एज अ गवर्नमेंट, तो पहले आपकी सोसाइटी तो रेडी हो। मेरा एक सीधा सीधा सवाल ये है कि पोर्नोग्राफी देखकर influential person or a middle class person knows where to go and went out, but when a poor person is having access, poor means विदाउट without money, रिसोर्सेस। without resources, then he will pick up a child। मेरा वो है सीधा डायरेक्ट क्राइम से कन्वर्ट हो रहा है वो। और मेरे जितने मतलब मैंने केसेस डील किए 90% क्या 99% केसेस में पोर्नोग्राफी वाज पार्ट ऑफ द चार्जशीट, कि भैया उसने फ़ोन उसका फ़ोन अगर रिट्रीव हुआ तो उसमें पोर्नोग्राफी थी, शराब थी। तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिंक कर रही हूँ। देखो मुझे मैं कोई वो आई एम नॉट अ पर्सन विद दैट माइंडसेट कि नहीं होना चाहिए, बट आर वी रेडी फॉर इट? आपके सारे बच्चे क्या स्कूल जाते हैं? क्या वो चैनलाइज्ड हैं? क्या आपके पास एम्प्लॉयमेंट है? क्या मतलब रोज़गार दिया है आपने? अगर वो सब सवालों में येस होता तो येस पोर्नोग्राफी वाज़ ओके, बट अभी नहीं। व्हाट इज अल्कोहल्स रोल, बिकॉज यू आल्सो टॉक्ड अबाउट इट। क्या रोल होता है? कई बार बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी बोलते हैं कि बहुत सारे क्राइम में अल्कोहल बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगेन इट्स सेम आंसर एज पोर्नोग्राफी। अगर हमें पता है आपके 2 ड्रिंक के बाद आप हैंडल कर लेते हो, यू डोंट एक्ट इन सच अ वे, तो ओके है। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने बताया आपको कि यू डोंट नो हाउ टू बिहेव। जो इतनी सारी महिलाएं पिटती हैं रोज़, वो अपने पतियों से पी के ही पिटती हैं, ज़्यादातर पी रखी होती है। और जो बच्चों के साथ बलात्कार कर रहा है वो पी के ही कर रहा है। एज आई सेड द सेम, pornography एंड अल्कोहल दे प्ले द सेम रोल। तो अभी जब तक सोसाइटी रेडी नहीं है, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच जाते, तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा कर्टेल करना चाहिए, बट यू कांट स्टॉप बिकॉज दैट्स अ मेजर रेवेन्यू सोर्स फॉर द गवर्नमेंट। पोर्नोग्राफी से उनको सबसे ज़्यादा पैसा आता है, कोई सरकार बैन नहीं करेगी। शराब से उनको सबसे ज़्यादा पैसा आता है, वो बैन नहीं करेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, इट डजंट मैटर टू देम, वट एवर गेट्स देम मनी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ नंबर वन सोर्स ऑफ देयर इनकम, ड्रग्स। तो आपको लगता है ये सब चीज़ें वो बंद करेंगे? इट इज़ राइट हैपनिंग अंडर देयर नोज। तो वो सब पता है उनको, वो हो रहा है। अब मैं और आप जैसे लोग कर क्या लेंगे? कोर्ट में बड़े चढ़ावे चढ़ जाते हैं। तो हमने कितनी एप्लीकेशंस लगाई हैं इन सब चीज़ों के लिए। कई बार ऐसे केसेस भी होते होंगे कि जब आपने विक्टिम्स के सपोर्ट में पूरा एक सिस्टम तैयार किया एंड देन दे बैक आउट हाँ, दे डू। ड्यू टू सर्टेन प्रेशर, बहुत तरह की चीज़ें होती है। सो हाउ डू यू गाइज, लाइक व्हाट डू यू फील इन दैट सिचुएशन? डेफिनेटली वी आर हार्ट ब्रोकन। अभी 2-3 दिन पहले भी हमारी टीम, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा ये वो, वी डू फील बैड, बट वी आर नॉट फाइटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर केस, वी आर फाइटिंग फॉर द ओवरऑल इशू, है ना? तो हमारा फ़र्ज़ है, हम लड़ेंगे। और उसके बैकआउट करने से केस में 25% का फ़र्क पड़ता है, बिकॉज देर आर, एज आई सेड, देर आर 5 फैक्टर्स इन एनी केस टू गेट जस्टिस। कन्विक्शन रेट इज 27%, इसीलिए है कि 5 फैक्टर्स में से एक आधा फैक्टर बैकआउट कर भी जाए, बट 4 फैक्टर्स अगर अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग व्हाट आर हैं। दिस 5 फैक्टर्स? सी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, विटनेस होता है, क्रॉस होता है, आपकी रिप्रेजेंटेशन, आईओ ने कैसी चार्जशीट फाइल की है, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं ना। ये तो टेक्निकल है, लीगली मतलब मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लीगल एंगल से नहीं बता रही हूँ कि ये सब रिप्रेजेंट होते हैं उसमें। टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम इज देयर, वो बैकआउट कर भी जाए, बट अगर प्रूव हुआ है, डीएनए मैच हो गया, तो वट इवन इफ शी सेज नो, 75% चांसेस तो जस्टिस मिलने के तब भी है ना। बट येस वी फील हार्ट ब्रोकन, क्योंकि हमें लगता, बट देन व्हेन यू लुक एट फ्रॉम देयर एंगल, अंडरस्टूड। कौन 10-10 20-20 साल धक्के खाएगा? मतलब अपने ही पैसे खर्च करके, नॉट
इन द केसेस वेयर वी हेल्प, बट हम कितने ही लोगों को मदद कर पाते हैं, नॉट ऑल क्या ना। फेक केसेस भी होते हैं? हाँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कैसे शेफ आउट होता है कि ये देखिए, हमें तो पता चल ही जाता है, जब लड़की कहती है कि पहला हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल आता है, मैम मुझे रेप केस डालना है ना? जस्ट केस के लिए केस डालना है? नहीं, मतलब द लैंग्वेज इटसेल्फ वी पिक अप ना, कि हमें केस डालना है, दो वी डोंट जज, वी टेक एवरी केस एज सीरियस, बट अनफॉर्चुनेटली हमने, जैसा मैंने बताया, कि रिस्ट्रिक्टेड टू पॉक्सो केसेस वेयर वी डोंट हैव टू जज। हम, मुझे पता है कि उस बेचारी के साथ हुआ है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, शी इज छोटी ब्लीडिंग एज भी एंड बहुत कम है। पढ़ी लिखी महिलाएं उसको मिसयूज कर रही हैं ज़्यादा। तो जहाँ हम हमको थोड़ा सा वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन, कि किसी पढ़ी लिखी महिला का फ़ोन आ गया तो हम थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, दे आर ट्राइंग टू मिस यूज द लॉस। हाउ डू यू रिएक्ट इन सच वे जब मालूम है कि अ, नहीं, वी असिस्ट देम कि ये हेल्प अवेलेबल है, आप जाइए जुडिशरी से हेल्प लीजिए। वी टेक केयर ऑफ केसेस फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड। तो वहाँ फॉर्चुनेटली मिसयूज ना के बराबर है। तो मेरे लिए काम आसान है, क्योंकि हम लोग सिर्फ अंडर प्रिविलेज के लिए काम करते हैं। प्रिविलेज सेक्शन को हम बता देते हैं यहाँ यहाँ हेल्प अवेलेबल है, एंड यू आर एजुकेटेड इनफ टू रीच आउट फॉर हेल्प। वी लिसन टू देम, वी डोंट जज देम, वी डोंट से एनीथिंग, बट इज इट इजी टू नॉट जज? because I am not in authority. I know she's lying, but how can I just say you are lying? Maybe I might not be the expert, तो मैं उनको गाइड कर देती हूँ कि आप यहाँ चले जाइए। एक जो मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी जो मुझे ज़्यादा फोकस एरिया लग रहा है, अगर पढ़ाया जाए तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे इनोसेंस लगती है विक्टिम, उसकी परपेटेटर की, कि ये जो एज का कंसेंट है ना, जैसे पॉक्सो लगता है 18 के बिलो, है ना? तो उसको बॉयफ्रेंड पता गर्लफ्रेंड, ही ना हो। उसको पता ही नहीं है बेचारे को, एंड दे आर डूइंग इन कंसेंट, बट बॉय इज लिटिल अबव देन 18, है ना? वो 19 का है या 18 साल 2 महीने का है, उस पे पॉक्सो लग गई, वो तो ज़िंदगी भर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसके लिए। बट दे डिड इट इन एन अफेयर, मतलब प्यार में उन्होंने किया, बट वो बेचारे को जेल जाना पड़ेगा। तो ये एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, यही तो मैं कह रही हूँ, कंसेंट सिखाएँ, मैं जाके खुद यही बताती हूँ, तो वो अगर पार्ट ऑफ द करिकुलम हो जाए तो नथिंग लाइक इट। जो कोर्ट का आधा टाइम बचेगा, इसी केसेस में उलझे हुए हैं वो लोग। पॉक्सो के लिए ही अगर परपिटेटर अक्यूज्ड नॉट परपिटेटर अक्यूज्ड लड़का अगर वो 18 से नीचे है तो भी मतलब पॉक्सो एक्ट के अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? 18 से नीचे है तो जुवेनाइल वाले में जाएगा, क्योंकि हीनियस क्राइम के लिए ही कैन बी ट्राइड एज एन उसमें मिल अडल्ट। ये जाएगा। हीनियस नहीं हुआ, ये कंसेंट भी नहीं हुआ, हुआ रेप, बट हीनियस रेप नहीं हुआ, सो ही विल बी ट्राइड एज एन जुवेनाइल ओनली। तो 3-4 महीने के लिए जाएगा रिफॉर्म होम में, नॉट इन जेल। आपने जितने भी केसेस हैंडल किए हैं उसमें से इमोशनल ट्रॉमा तो आपका भी उतना ही होता होगा। अ, जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसका पेन लेना, उसके दर्द को समझना। ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा हुआ और लगा कि मतलब व्हाई डिड आई इवन गेट इनटू दिस? नहीं, काफ़ी केसेस में ऐसा होता है, व्हेन यू नो, एक नहीं बहुत सारे हैं मेरे पास, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं कभी ये नहीं सोचती कि व्हाई डिड आई गो फॉर इट, बट मुझे आई हेल्पलेस डोंट नो ज़रूर फील मतलब होता है। दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्डिंग इट। हाँ, बट आई फ़ील वेरी हेल्पलेस। मेरे को वो हेल्पलेस फीलिंग होती है बहुत बार, कि अब मैं क्या कर पाऊँगी? स्पेशली व्हेन गर्ल्स आर इन हॉस्पिटल, दे आर क्रिटिकल। जब मैं उनको मिल के आती हूँ, या आई सी अ डेड डेड चाइल्ड, यू नो, हू हैज़ बीन रेप्ड एंड किल्ड, और मुझे बहुत, मतलब आई जस्ट फील सो, मतलब आई गेट इनटू ट्रॉमा। मतलब वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, दैट्स एंड ऐसे तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि यू कांट जस्टिफाई कि वो ज़्यादा है, वो कम है। किसी बच्ची को पूरा रेप करके जला दिया, मतलब जस्ट टू किल हर, दे बर्न्ट हर। अब वो दर्द में करा रही है, आपके सामने वो मर रही है, यू नो, दैट्स टू मच टू हैंडल, एंड देन यू आर नॉट एबल टू गेट देम जस्टिस, बिकॉज वो तो मर गई, उसका बयान हुआ नहीं, परपेटेटर पकड़ा नहीं गया। Though I should have asked this in the beginning only, like what inspired you to
take up this as a career, as a challenge in life? सी इट वाज नॉट अ चॉइस। मुझे लगता है कि ये हर एक को करना चाहिए कि इफ़ यू कैन असिस्ट समवन और स्पेशली अंडर प्रिविलेज सेक्शन, सबको करना चाहिए। और मेरे पास अगर केसेस आने लगे निर्भया केस प्रोटेस्ट के बाद से, तो मुझे लगा कि बहुत रेयर होते होंगे, तो लेट मी असिस्ट फ्यू ऑफ देम इफ़ आई कैन। बट मुझे नहीं पता था इट वाज लाइक अ सी और एन ओशन, कि बच्चे ही भरे हुए हैं, मतलब हर तीसरा चौथा बच्चा प्रोन टू असॉल्ट है, और इतने सारे केसेस रेप एंड मर्डर के हैं। तो धीरे धीरे पता ही नहीं चला, इट बिकेम माई मिशन बिकॉज देर इज़ नो चॉइस। कौन करेगा? गवर्नमेंट के जो सिस्टम है दे आर फेलिंग। अब वो आपके पास उम्मीद में आया तो आप मना तो नहीं कर सकते। तो हाउ इट बिकेम द मिशन आई डोंट नो, बट आई थिंक देयर वाज नो चॉइस। वन हैज़ टू हेल्प देम एंड दैट्स व्हाट आई हैव Even डन। a case like Nirbhaya, it took 12, 13 years to make it reach to some conclusion. जी। वो प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं, हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, बट कहीं तो पहुँच नहीं रहा। स्पीडी ट्रायल, निर्भया केस में तो फिर भी स्पीडी ट्रायल मिल गया, सो कॉल्ड स्पीडी ट्रायल, बट स्पीडी ट्रायल है नहीं। जो फास्ट ट्रैक भी बहुत यूजलेस है आई वुड से। और 20 एक साल तो एक एवरेज एज है फॉर एनी केस, और ये प्रायोरिटी नहीं है, एक्सपर्टी नहीं है। आप समझिए ना, वो उसी के पास चेक बाउंस भी जा रहा है, उसके पास हर तरह का केस जा रहा है। गाय गुम गई किसी की, बैल गुम गया, वो भी वहीं जा रहा है। कोई भी जो भी हर तरह लॉ का केस है, रिलेटेड प्रॉब्लम है, सब वही है। वही है। तो उसकी एक्सपर्ट ही नहीं है, देर आर अदर चैलेंजेस। सो मुझे लगता है कि जब तक आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं होंगे वेदर इन पुलिस और जुडिशरी टू डील विद दीज काइंड ऑफ मैटर्स, तो वो एक चैलेंज बना रहेगा। बट अगेन आई वुड से ये तो होने की बात की बातें है ना। मैं तो कह रही हूँ कि वाई आर वी नॉट फोकसिंग ऑन कि हो ना, उस पर कोई काम होने की बहुत ज़रूरत है। प्रिवेंशन, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें, कंसेंट टीचिंग, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। हमें फोकस अपनी एनर्जी को वहाँ लगाना है जहाँ ये होना। इसीलिए नाउ आई एम फोकस्ड मोर ऑन एजुकेशन एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन दिस इशू। थ्रेट्स आते होंगे, आते हैं, मतलब मतलब उससे कैसे डील करते हो? नहीं, डील ही नहीं करते, आई डोंट केयर। मतलब मुझे थ्रेट्स आते हैं बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दिस इशू। जिनके साथ ये हुआ है उन्होंने तो किसी को मदद नहीं की थी, उनके साथ ये हो गया। तो जिसके साथ जो होना है वो वैसे ही यहाँ पे इस कंट्री में व्हेन यू आर लिविंग ना, वैसे भी यू आर लिविंग इन अ फियर एंड डेंजर, वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय। मतलब यहाँ कल को क्या भी हम एयर क्वालिटी की वजह से मर रहे हैं। सो आई डोंट केयर बिकॉज जिस यहाँ पर तो वैसे भी यू आर ऑन द एज ऑलवेज। इफ़ यू आर इन दिस कंट्री यू हैव टू बी लाइक जाबाज खिलाड़ी, कहीं कुछ कुछ भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वैसे भी यू आर लिविंग इन डेंजर, तो ये एक एडेड डेंजर है, डजेंट मैटर। तो ऐसा कोई थ्रेट जो एकदम लगा कि ये तो बहुत इमीडिएट है, घर के बाहर ही थ्रेट खड़ा है? हाँ, आसाराम और राम रहीम के टाइम भी ये जो रिलीजियस गुरुज के खिलाफ, जब एक और है ये दिस गाय हु रेप्ड अ गर्ल, तो इन लोग के साथ जब आप करते हो ना डील, देन यू हैव लिटिल इश्यूज बिकॉज इनके जो ये सो कॉल्ड फॉलोअर्स। फॉलोअर्स हैं, जैसे तो गुंडे ही होते हैं बिकॉज गुंडाज कैन ओनली फॉलोज गुंडा। तो वो आ जाते हैं घर के बाहर बिकॉज उनको लगता है हमारे गुरुजी को आपने ऐसे बोल दिया, टीवी चैनल पे आपने ऐसे बोला ये। या व्हेन आई वाज फाइटिंग वन ऑफ द केसेस, मतलब आई वाज हेल्पिंग द गर्ल, तो उन लोग के लोग ज़्यादा तंग करते हैं। और या पॉलिटिशियंस के खिलाफ उठा दो तो उनके फॉलोअर्स आ जाते हैं। अगर हम लोग वी इफ वी ऑल वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सपोर्ट ग्रुप, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? So there is a training because I know it's very compassionate work, but technically we need to know few things कि कैसे हेल्प करनी है, अगर लीगल उसको हेल्प करनी है या हॉस्पिटल में कैसे हेल्प करनी है। तो there is a curriculum we have, so we teach that and then you are ready to be a part of the team. It can be anywhere from the country. तो वो 2 ढाई घंटे की ट्रेनिंग है, उसमें कुछ बेसिक्स हैं सो दैट वी नो हाउ टू हेल्प द विक्टिम बेटर। क्योंकि एविडेंस कलेक्शन में भी थोड़ा कैसा होना चाहिए, मान लो यू रीच द गर्ल फर्स्ट, हाउ टू असिस्ट, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड प्लस अवेयरनेस कैसी हो, हाउ डू वी प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। तो वी डू लॉट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स अक्रॉस द कंट्री। स्कूल स्टूडेंट्स के साथ कंसेंट बताना, या यू नो बॉयज़ से बात करना, बॉयज़ के साथ हमारी एक प्लेज है
they would respect women, they would protect, the campaigns we run. So बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम 2 ढाई घंटे में हमारे volunteers को बताते हैं, and then they can also be doing the same, because it is definitely a mission. Everyone has to be doing it together, and we do welcome all of us to join. और मैंने इस पे किताब भी लिखी है, एंड किताब में मैंने सब कुछ लिखा है, कि मेनली प्रिवेंशन, प्रॉब्लम भी लिखी है 20%, बट 80% what is the solution. It is called Rape Free India. It is right here, and it is available online, so people can read it and understand. अब इंग्लिश में और हिंदी में आ जाएगी, and then they can be aligned to it, and how we can make our women and children safer. क्योंकि बहुत सारे लोग हेल्प करना चाहते हैं बट उनको तरीका ही नहीं मालूम है कि कैसे करें। तो वो 1-2 घंटे की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो किताब पढ़ लें। ये सब शुरुआत कैसे हुई? जी 2007 में मैंने अपनी एक संस्था बनाई थी, जिसमें मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही थी। और जब डेफिनेटली आप इस फील्ड में काम करते हो तो हर तरह के केसेस आते हैं। इट इज़ नॉट ओनली एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट इज़ रिलेटेड टू देयर इश्यूज़। एंड जब इश्यूज़ की बात की तो सेक्सुअल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, इट इज़ सो डीप रूटेड कि हर दूसरी महिला, क्या हर महिला ही इसकी शिकार है। तो जब इसमें काम करना शुरू किया, 2-3 साल जब हम काम कर ही रहे थे, तो निर्भया का केस हुआ 2012 में। तो वो जर्नी एकदम से वो लगा कि ये स्पीड थोड़ी स्लो है। तब मैं सरकारों के साथ मिलके उनके एज़ एज़ कंसल्टेंट, एज़ एडवाइज़र भी थी। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है? मतलब मैं वहाँ भी जाती हूँ, व्हेन आई एम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो चीज़ें बहुत आर्टिफ़िशियल लेवल पर हो रही थी। और जब मैंने देखा कि सड़क पे स्थिति बदल नहीं रही है, तो मुझे लगा कि अब एक्टिविस्ट बनना ज़रूरी है। यू हैव टू डू इट इन अ मोर अनबायस्ड वे, क्योंकि मैंने ये देखा कि समस्याओं का समाधान तो हो नहीं रहा। और 2012 जब आई, जब निर्भया का केस हुआ, तो आई थिंक मुझे लगा कि अब इनफ ऑफ दैट एनजीओ वाला जो एक होता है कि ये भी कर रहे हैं पर कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के साथ भी आप मिलके कर रहे हो, बट इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। तो मुझे बहुत रिफॉर्म्स करने का, मतलब मुझे लग रहा था ये निर्भया विल बी द लास्ट केस। वो एक जागृति आई थी कि ऐसा लगा था कि अब ऐसा हो जाएगा, बस इसके बाद ये वाली घटना सुनने को नहीं मिलेगी। वो एक ऊर्जा थी मेरे अंदर। और जब केस हुआ, डेफिनेटली वी वर ऑल शैटर्ड कि उसके साथ जिस जिस तरह की बर्बरता हुई, पर एक पॉजिटिविटी ये थी कि अब नहीं होने देना। वो प्रोटेस्ट जब हमने किया, तो मुझे सच में लगा कि अब तो सरकार भी जग गई है, अब तो ऑपोजिशन भी सामने है, अब तो सब एकजुट हो गए हैं, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान एक साथ हो गया है, तो अब नहीं होगा। बट मतलब आज की डेट में जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मतलब स्थिति कुछ खराब ही हुई है। खराब ही हुई। और इससे मुझे मेरी पर जब मैंने काम करना शुरू किया, मैं बहुत पॉजिटिव मन से काम कर रही थी शुरू के 1-2 साल की, बस ये जाती-जाती समस्या है। बट मुझे नहीं मालूम था कि मेरे 13 साल कहाँ गए। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने केसेस मदद किए, या क्या मदद क्या ही किए, मतलब रीच आउट किए रादर। और ये तो ख़त्म ना होने वाली समस्या है। तो पिछले 2 साल पहले मैंने प्लेज लिया कि इसको मिशन मोड पे करेंगे, और मैंने परी की स्थापना की, पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया। वो तो हमने तभी कर दी थी, बट अब इसको मिशन मोड पर करना है। सच को सच बोलना है, नो फिल्टर्स। जो गलत है कोई भी है, उसको ऐसा ही बोलना है। और यू हैव टू वर्क इन मोर अग्रेसिव वे। आप कहते हैं ना, आक्रोश फिर से आ गया कि भाई नहीं, ये तो ख़त्म होना पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी साम दाम दंड भेद हो, करना पड़ेगा। फैमिली ओके थी कि इस काम के लिए? नहीं, बिल्कुल भी ओके नहीं है। कोई भी ओके नहीं हो सकता, क्योंकि सड़कों पे आप डंडे खा रहे हो, और आपने सब कुछ काम-धाम सब छोड़ दिया है। कोई आपकी इनकम नहीं हो रही है, आप एक्टिविस्ट बन गए हो सडनली, तो नोबडी कैन बी ओके। तो डेफ़िनेटली वो बिल्कुल ओके नहीं थे, पर अब उन्हें पता है करना इन्होंने यही है। तो आई थिंक कहीं न कहीं अब उनमें ये समझदारी आ गई है कि अब इनको बोलने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो लेट्स do what she wants to do. Let her do what she wants to do. व्हाट वाज योर फैमिली लाइक? My family was initially resistant, as I said. My parents, they were very apprehensive कि आप करोगी, आपको डेंजर है, या आप क्यों करना है। एज यूजुअल जो हर पेरेंट का होता है, उनको बहुत
ज़्यादा कंफर्ट नहीं था, बट नाउ I don't have my father anymore, but I think he was proud of what I'm doing, and because I heard it कि वो पोस्ट करते थे अपने फ्रेंड्स को कि यस शी इज़ डूइंग प्रिटी गुड, बट फेस पर वो डेफिनेटली दिखाते थे ही इज़ कंसर्न, एंड एनी पेरेंट्स विल बी, एंड सिमिलरली पेरेंट्स का तो है, सिबलिंग्स एंड ऑल आर नाउ अलाइन टू इट कि करना तो यही है, तो चलो ठीक है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंड दैट्स और इट। स्कूलिंग वगैरह, स्कूलिंग, मैं कॉलेज? आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, सो मेरी स्कूलिंग और मेरा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस से मैंने ग्रेजुएशन किया है, एंड स्कूलिंग भी मेरी दिल्ली में रही है। तो आई एम पोस्ट ग्रेड नाउ, आई हैव डन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ, और मैंने अभी मेरी लॉ भी चल रही है, और उसके अलावा मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन, उसमें भी मैंने अपना पोस्ट ग्रेड किया है। तो सारी पढ़ाई मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। योगिता, आप हमारे पॉडकास्ट पे आई, इतनी बातें बताई हमको, ये भी बताया कि हम कैसे इस मूवमेंट का पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।